अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। इकरारुल हसन ने पाकिस्तान में अवाम राज के नाम से एक तहरीक का, एक सियासी पार्टी का जनाब ऐलान कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी मामलात हैं कि जमहूरियत का पाकिस्तान के अंदर क्या मतलब है, बाकी दुनिया में क्या मतलब है, और पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का माखज़ है, जिसको हम कहते हैं ना ताकत का सर चश्मा, वो कौन है पाकिस्तान के अंदर। इन दो मामलात के ऊपर हम बात करेंगे और इन दोनों मामलात को जनाब इकरारुल हसन साहब ने पार्टी को लॉन्च करते वक्त डिस्कस ही नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि उन्हें जिस तरीके से पता ही ना हो, वो सिर्फ सतही बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और उसके अलावा ये है कि इसके बाद हम ईरान की बात करने वाले हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, लेकिन ईरान और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और इसके साथ साथ जनाब मुअम्मर कज़ाफ़ी जो कि लीबिया के सदर थे, उनकी बेटी आयशा ने ईरानी अवाम को कौन सी नसीहतें की हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद ईरान के बाद कौन से मुस्लिम मुल्क की जनाब बारी आने वाली है। जो कुछ ईरान में हुआ है कल तक तकरीबन थम चुकी है जनाब, वो ऐसा लग रहा है कि भाई अब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। इसके बाद एक और मुस्लिम मुल्क के जनाब बारी आने वाली है, अंदरूनी तकसीम की, अंदरूनी खलफशार की, और अंदरूनी तौर पे जनाब वो जो धड़ेबंदी है, एक को एक मुल्क सपोर्ट कर रहा होगा, दूसरे धड़े को दूसरा मुल्क सपोर्ट कर रहा होगा। एक मतलब फिर जनाब अंदर खाना जंगी की कैफियत पैदा होने जा रही है। पाकिस्तान के एक हमसाया मुसलमान मुल्क की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा मुल्क है, इस पे बात करते हैं। उसके बाद इंडिया में जनाब एक कॉलेज जनाब वो किया गया था, उसकी बुनियाद रखी गई थी कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है, इंडियन हेल्ड कश्मीर में, ठीक है। हम पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर की भी हम बात कर लेते होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जनाब एक कॉलेज की जनाब बुनियाद रखी गई थी। उस कॉलेज का क्या तनाज़ा है, वहाँ पर मुसलमानों की जो वहाँ पर एडमिशन की तादाद है मुसलमान स्टूडेंट्स की, उस कॉलेज को क्यों बंद कर दिया गया है एकदम से। वो जो एक सेकुलर भारत है, वो जो नेहरू का भारत है, उसके ऊपर क्यों सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। खैर, सबसे पहले हम देर किए बगैर इकरारुल हसन साहब ने जनाब अवाम राज पार्टी का जनाब कल ऐलान किया है। उस पार्टी का वो जो परचम है वो सुर्ख रंग का है, जिस तरीके से टर्की में सुर्ख रंग के जनाब वो एक एनर्जी और जवान का जनाब वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा ये है कि जनाब येलो कलर का सब्ज़ हिलाली परचम और वो है सितारा है, जो कि पाकिस्तान की जो मिरास है, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम के साथ उसको तशबीह दे दी गई है। और जो येलो कलर है जनाब उसका चांद सितारे का, उसको जनाब उन्होंने कहा है कि ये जनाब यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जवानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तो हमने थोड़ी सी उसकी तफसीलात हमने बताई हैं कि पाकिस्तान में लाहौर में प्रेस क्लब में जनाब उसकी बुनियाद रखी गई थी, 20 लोग उसमें शुमार थे। और जनाब वाला वहाँ पर बातें की गई हैं, कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिस तरीके से उन्होंने जनाब तनकीद का निशाना बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब ये भी जनाब बातें होना शुरू हो गई हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए, उनको पीछे धकेलने के लिए ये पार्टी लॉन्च की गई है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, इसके ऊपर आज हम बात नहीं करने वाले। हम सिर्फ दो नुकात पर बात करने वाले हैं, जमहूरियत के ऊपर कि ये जमहूरी पार्टी है, और ये है कि जनाब ताकत का सर चश्मा क्या है। जनाब इकरारुल हसन साहब जो हमारे सीनियर भी हैं, हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ताकत का सर चश्मा यहाँ पर कौन है। ताकत का सर चश्मा अल्लाह ताला के बाद अवाम है, लेकिन पाकिस्तान में अवाम नहीं है भाई। ताकत का माखज़ कोई और है, ताकत का माखज़ यहाँ एस्टेब्लिशमेंट है। आप जमहूरी पार्टी का क़याम अमल में ले आएँ, गैर जमहूरी पार्टी का क़याम अमल में ले आएँ, मजहबी जमात का क़याम अमल में ले आएँ कि आपने जनाब ऐवान का रुख करना है। यहाँ पर फिर भी ताकत का जो फ़ैसला है, आपकी जीत का, आपकी हार का जो फ़ैसला है, वो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, ना कि जनाब आप जमहूरी पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है, आपने वेस्ट तर्ज की एक जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टीज़ हैं, उसके अलावा ये है कि बाकी जो भी लेबर पार्टी है, उस तर्ज का आप इंस्टीट्यूशन का क़याम अमल में लाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक इसी तरह की मिसाल मौजूद है। हम जमात इस्लामी की बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी की अंदरूनी जो वो जमहूरियत है, इस जैसी कोई और जमहूरियत पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। लेकिन क्या वो इक़्तिदार में आ चुकी है? कभी भी नहीं आई। वो 2 सीट्स भी अभी तक नहीं जीत पाई लगातार। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जिस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उसके साथ आप पावर की बात भी नहीं कर रहे। जमहूरियत और पावर का जो ताल्लुक है, पाकिस्तान की सियासत की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं। उसके इस मसले को, इन 2 मसाइल पर बात किए बगैर आप पार्टी जिस तरीके की भी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। जमात इस्लामी को हमने सामने रखा। आज के व्लॉग में हमने थोड़ा सा इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स को हमने सामने रखा है, ताकत
اور جمہوریت کو صرف ہم نے سامنے رکھا ہے. پاکستان کے اندر کی جمہوریت کی نیچر کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے جمہوریت کا. عمران خان صاحب بھی نعرہ لگا کے آئے تھے کہ یہ جمہوری پارٹی ہم بنانے جا رہے ہیں. ان کو بھی الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا پڑا, ہتھیار پھینکنے پڑے, ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنا پڑا. اوکے, اب بعد میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تسی تو شے ہی کوئی نہیں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا خیر, انہوں نے کل کچھ ایسی بھی باتیں کی ہیں جو کہ ناگوار گزری ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جناب ماضی کے جو فیصلے ہیں, عثمان بزدار کو جناب انہوں نے بونگا کہہ دیا ہے. یہ کتنا غلط بات ہے. آپ سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, آپ کہیں فلانا بونگا ہے, فلانا چاپلوس ہے. سہیل افریدی جناب چاپلوس ہے, وہ اپنے لیڈر کی تصویریں صاف کرتا رہتا ہے. خدا کا نام لیں, ایک پارٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ, شروع میں ہی جناب آپ وہ اس فرد جذبات میں آ کے جس طرح وہ پوڈیم کے اوپر جیسے وہ کوئی تقریر جناب کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ ہم مزید بات کرتے رہیں گے. اور ماضی کی بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ جناب وہ سید ذیشان عزیز نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ جناب آپ نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں, انہوں نے اقرار الحسن صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ میں سوال کیا تھا کہ آپ نے ماضی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جنرل باجوہ صاحب کی آپ نے کہا کہ جناب وہ چور تھی, انہوں نے غلط فیصلے کیے. انہوں نے کہا کہ جو آج کے اسٹیبلشمنٹ ہے, جو آج کے آرمی چیف ہیں, آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ ان کی وہ جو پریکٹسز ہیں, جمہوری پریکٹسز ہیں, جب معاملات کو آگے چلانے والی جو ان کی جو ترتیب ہے, کیا وہ ٹھیک ہے؟ ان کے اوپر جناب موصوف جناب خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا ایں بیشیں کرنے لگ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا سوچ سمجھ کے آگے جانا چاہیے. یہاں کی جو حقیقتیں ہیں, پاکستان کی اندرونی سیاست کی جو حقیقتیں ہیں, ان کو سامنے رکھنا چاہیے. خیر آگے بڑھتے ہیں. آگے جناب ایران اور امریکہ کی بات کرتے ہیں. شکر الحمدللہ ہمارا برادرلی مسلمان ملک ہے ایران, اور وہاں پر حالات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں. لیکن ایک خبر جناب سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جناب ایران اور اسرائیل کے درمیان روابط کا بھی انکشاف ہوا ہے. اب یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ یہ جناب ایک امریکی اخبار ہے نیو یارک ٹائمز, اس نے جناب یہ انکشاف کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان خفیہ روابط کا انکشاف ہوا ہے. دونوں کے درمیان روس کے ذریعے پیغام رسانی ہوئی ہے. ایک دوسرے پر پیشگی حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. دسمبر کے آخر میں ایران میں احتجاج شروع ہونے سے قبل اسرائیلی حکام نے روس کے ذریعے ایرانی قیادت سے رابطہ کیا اور انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ اگر ایران کی جانب سے اسرائیل پر پہلے حملہ نہ ہوا تو وہ کوئی کارروائی نہیں کرے گا. مطلب اسرائیلی حکام نے کہا کہ اگر پہلے آپ ہم پہ حملہ نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ پہ حملہ نہیں کریں گے. جواب میں ایران نے بھی اسرائیل کو پیشگی حملے سے گریز کا پیغام بھجوایا ہے. یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان, اچھا یہ ایک امیج بھی ہے جناب پبلک میں کہ جناب ایران اور اسرائیل امریکہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ فکسڈ گیم ہوتی ہے اور بلا بلا. لیکن یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, ہم نے سوچا کہ یہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. آگے جناب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی جناب بیک فٹ پہ ہو گئے ہیں کہ وہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے. اب یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ 800 افراد کو پھانسی دی جائے گی, اور جناب کل جواز ظریف صاحب نے ان کے جو عباس عراقچی ہیں, انہوں نے کل پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, ہم کسی کو پھانسی نہیں دیں گے. اس کے جواب میں جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم بھی بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں, ہم بھی ایران پر حملہ نہیں کرنے والے. اچھا شروع میں ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کرنل قذافی جو کہ لیبیا کے صدر تھے, جن کو امریکہ نے, نیٹو نے ان کو اقتدار سے ہٹا کے بالکل وہ اسی طریقے سے ہٹایا ہے جس طریقے سے یہ ایران کے اندر ساری کارروائی کرنے لگے تھے. ان کی بیٹی ہے ایک عائشہ, انہوں نے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب negotiating with the wolf will not save the lamb. Aisha Gaddafi sent a message to the people of Iran, don't trust the West or you will end up like Libya. She says her father gave up nukes hoping for peace but got bombed by NATO instead. Libya drowned in blood, she says, blaming Western lies and betrayal to the Iranians. She says, your strength under pressure shows your real independence, but any deal with your enemy only delays your destruction. Basically انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے بالکل آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. آپ نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کر دی ہیں, سمجھیں کہ آپ آج بھی آپ تباہ ہو جائیں گے, کل بھی آپ پکے تباہ ہو جائیں گے. صرف آپ کی جو تباہی ہے نا, وہ ایک تھوڑا سا آگے چلی جائے گی, اس میں ڈیلے صرف آ جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے اوپر آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا, ویسٹ پہ, نیٹو پہ, کسی پہ آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا. میرے ابا نے بھی ٹرسٹ کیا تھا, انہوں نے بھی جو ایٹمی جو ان کا پروگرام تھا اس کو ترک کر کے پیس کو امن کو انہوں نے جناب موقع دیا تھا. لیکن انہوں نے میرے جناب والد صاحب کے ساتھ بھی جناب دھوکہ دیا ہے, اور لیبیا کو بالکل خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں لیبیا کے اندر. یہ بیسیکلی ان کا پیغام تھا جناب, ان کو ایرانی جو عوام ہے ان کی طرف تھا. اچھا اس کے بعد جناب ایران کے بعد ایک اور مسلم ملک کی باری آنے والی ہے. اندرونی تقسیم پہلے شروع ہوتی ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی, اور یہ ہے کہ اب پہلے تو اندرونی جو تقسیم ہے افغان طالبان کے اندر کھول کر سامنے آنا شروع ہو گئی. افغانستان کے اندر کافی دنوں سے جناب معاملات چل رہے تھے اس طرح کے, لیکن اب جو ہے نا باقاعدہ طور پر دھڑے بندی سامنے آ گئی ہے. افغان طالبان میں اندرونی اختلافات دو دھڑے سامنے آ گئے ہیں. قدامت پسند اور جدت پسند طالبان
तालिबान गिरोह में ताकत के हिस्सों हसूल की खींचतानी शुरू हो गई है। इख्तलाफात ने काबुल और कंधार को आमने सामने खड़ा कर दिया है। तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा मुतनब्बे कर चुके हैं कि अंदरूनी तकसीम के नतीजे में इस्लामी इमारत का खात्मा हो सकता है। गुड और बैड तालिबान के बाद कदामत पसंद और जिद्दत पसंद तालिबान की इस्लाह सामने आ गई। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में दावा किया है कि अफगान तालिबान दो वाज़ेह धड़ों में मुनक़सिम हैं। कंधार में मौजूद गिरोह की क़यादत तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा के हाथ में है और ये एक सख्त गिर इस्लामी इमारत के कायल हैं। हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा ख़वातीन की तालीम और मुलाजमत के कायल नहीं, जबकि इंटरनेट को इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ समझते हैं। उन्होंने गुज़श्ता साल मुल्क में इंटरनेट की बंदिश का हुक्म भी दिया था, जो कि काबुल में मौजूद तालिबान की क़यादत ने उसके साथ तनाव का बायस बनी थी। मतलब वो उससे एग्री नहीं करते थे। वो जो वाईफाई को उन्होंने बेसिकली एक हराम उन्होंने करार दिया था हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा साहब ने। दूसरी जानिब काबुल में मौजूद धड़ा निस्बतन अमलीयत पसंद, मतलब प्रैक्टिकली वो थोड़ा लिबरल है बेसिकली, अमलीयत पसंद समझा जाता है, जिनमें वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी, वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद और नायब वज़ीर आज़म अब्दुल गनी बरादर जैसे ताकतवर रहनुमा शामिल हैं। ये गिरोह अफ़गानिस्तान के खलीजी रियासतों जैसा मॉडल चाहते हैं, जो कि इस्लामी शनाख्त के साथ साथ मुआशी तौर पर फ़आल हो और आलमी बरादरी से ताल्लुकात रखता हो। काबुल ग्रुप का मानना है कि तिजारत, सिफारतकारी और रियासती नज़्म नस्क के बगैर मुल्क चलाना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि यह गिरोह जदीद टेक्नोलॉजी और महदूद दायरे में लड़कियों की तालीम की हिमायत भी करता है। अब माहिरीन ने इसके ऊपर जनाब एक तबसरा भी उन्होंने जारी किया। उन्होंने माहिरीन के मुताबिक अफ़गानिस्तान में इस वक्त ताकत का मरकज़ काबुल नहीं है, कंधार है, जो हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा का मरकज़ है। वो अहम फैसले कंधार से ही सादिर फरमाते हैं। इख्तलाफात की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत का शराजा बिखर सकता है। ये जनाब एक रिपोर्ट सामने आई है, ये राइटर ने ये रिपोर्ट जारी की है, वो हमने सोचा कि आपके सामने रख दें। अच्छा, आखिर में जनाब आपको बताते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक खबर सामने आ रही है। वहाँ पर जनाब एक मुस्लिम कॉलेज था, एक गैर मुस्लिम एक कॉलेज जनाब वहाँ पर तश्कील दिया गया था, उसका क़याम अमल में लाया गया था, जिसका नाम था जनाब विष्णु देवी इंस्टीट्यूट। विष्णु देवी इंस्टीट्यूट का एक क़याम अमल में लाया गया था, उसको एकदम बंद कर दिया गया है। जनाब अल जज़ीरा ने भी इसी खबर को एज इट इज़ जनाब नशर किया। इंडिया शट्स कश्मीर मेडिकल कॉलेज आफ्टर मुस्लिम अर्नड मोस्ट एडमिशंस। मुसलमान वहाँ पर जो तादाद है, मुसलमान जो स्टूडेंट थे, उनने सबसे ज़्यादा वहाँ पर एडमिशन लिए हैं। अच्छा, श्री माता विष्णु देवी इंस्टीट्यूट को मुसलमान तलबा की अक्सरियत सामने आने पर बंद कर दिया गया है। कॉलेज के पहले MBBS बैच में मुसलमान तलबा की अक्सरियत पर हिंदू तंजीमों का एहतजाज के बायस बंद कर दिया गया। हिंदू तंजीमों ने वहाँ पर एहतजाज किया है, क्योंकि वहाँ पर हिंदू तंजीमों के हिंदू उसका नाम था, उस कॉलेज का नाम था, तो ये है कि वहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों की थी। खैर आगे बढ़ते हैं। भारतीय नेशनल मेडिकल कमीशन ने 6 जनवरी को कॉलेज की मंजूरी दी, ये कह कर के मनसूख कर दी कि पहले बैच में शामिल 50 तलबा में से 42 मुसलमान, 7 हिंदू और 1 सिख था, जबकि दाखिले मुल्क गिर मुसाबकती इम्तिहान नेट के ज़रिए अमल में लाए गए थे, जो मज़हब से बालातर होकर निज़ाम के तहत मुनक़िद किया जाता है। बेसिकली ये है कि जनाब जो विष्णु देवी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर क़याम अमल में लाया गया था इंडियन हेल्थ कश्मीर में। इस कॉलेज का मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पर जो एडमिशन हुए हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं, 50 में से 42 वहाँ पर मुसलमान स्टूडेंट्स हैं। अब वहाँ पर जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उनने वहाँ पर एहतजाज किया कि भाई ये जो बैच, अच्छा पहले बैच में ही जनाब कॉलेज बंद कर दिया गया है, वहाँ पर एहतजाज हुए हैं। अल जज़ीरा की जनाब ये रिपोर्ट सामने आई थी, हमने सोचा आपके सामने रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और भी व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।